हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में फोर्थ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आइए समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी हैं? कोवेलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तीनों प्रॉपर्टीज एक सिंगल एटम के लिए अप्लाई की गई है। ठीक है, गौर करा हो आपने, एक सिंगल एटम के लिए अप्लाई की गई है। कोवेलेंट रेडियाई या हम आयनिक रेडियाई, कोई भी रेडियाई निकालें, लेकिन रेडियाई हम केवल एक एटम के लिए निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल, हम एक एटम का निकाल रहे हैं कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है। आइसोलेटेड एटम हमने वर्ड यूज किया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने निकाली, तो हमने एक एटम की निकाली कि वो कितना ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है उसे। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये होती है बॉन्डेड कंपाउंड्स में। ठीक है, यही वो अगर वही आइसोलेटेड एटम किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके एक बॉन्डेड कंपाउंड बनाता है, तो वहां पर जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे, ये देखिए आप, जैसे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। ठीक, हाइड्रोजन का एटम कुछ इस तरह से है, सेंटर में न्यूक्लियस है, चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्लोरीन का एटम कुछ इस तरह से है, न्यूक्लियस है और चारों ओर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये बॉन्डेड कंडीशन है, ये हाइड्रोजन का एटम और ये क्लोरीन का एटम बॉन्डेड कंडीशन में है। ठीक है, होता क्या है, क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इन दोनों एटम्स के बीच में एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप होती है? पोलैरिटी। ठीक है, अब हमें ये पता है, ये आपको नहीं पता है तो आप जान लो, हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। किस तरह से? हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं? क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 17। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप चाहे वीडियो पॉज करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक बात का क्लियर होना जरूरी है। ठीक, समझ में आ गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कम से कम बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो होता क्या है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए, 2 2 4 2 6 और एक 7। ठीक है, अब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई कुछ इस तरह से। ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का एक सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो क्लोरीन का, चल तू मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ, आपस में शेयर करके मिल बांट के खा लेंगे। तो हमारा क्या बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इस पे दोनों का अधिकार है। क्लियर है? अब होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, कोई भी एटम है, जैसे मान ले सपोज करो क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन एटम है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ये इसका इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? खींचता है अपनी ओर। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचता रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जब कोई एक एटम दूसरे एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, और किसको अट्रैक्ट करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन को। जब कोई एक एटम
किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एक्सेप्टेंस। इसको समझना जरूरी है। व्हाट इज दिस? हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करता ही है और उसको एक्सेप्ट भी करता है, अपने साथ उसको ले लेता है। जबकि इसमें क्या कंडीशन है? या कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, और कोवलेंट बॉन्डिंग में एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एटम अट्रैक्ट करेगा, कौन सा नहीं? भाई मैंने ये बात कही आपसे कि क्लोरीन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्या आप ये कहोगे भाई हाइड्रोजन क्यों नहीं कर सकता? तो इसका भी एक रूल होता है, इसका भी एक रूल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। भाई हर एक के अंदर सेम टेंडेंसी तो नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे कैसे होते हैं एलिमेंट? इनके अंदर कैटायन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन को देना ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि ये क्लोरीन फ्लोरीन के क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? उससे इनका ऑक्टेट पूरा होता है। तो जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्यों? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जिसको एक या दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यही वजह है कि हैलोजेंस जो है -1 चार्जेस होता है इन पे, ऑक्सीजन पे -2 चार्जेस होता है, सल्फर पर -2 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि सोडियम और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनके ऑक्टेट में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा रिलेटिव पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी लेकर चलती हूँ। हमने एक तरफ लिखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसको हम शॉर्ट में EN भी बोल सकते हैं, और एक तरफ मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम शॉर्ट में EA भी बोलते हैं। अभी जो हमने EA पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? बताओ। हमारा एक सेंट्रल मेटल का कैटायन है और उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको ये एटम अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्ट द आउटसाइड इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो रहा है? आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ ये क्या कंडीशन है? आइसोलेटेड एटम है। कैसा एटम है? आइसोलेटेड एटम है। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या है हमारा? ये एक एटम, ठीक है, बॉन्डेड है दूसरे एटम से कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, और एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ आइसोलेटेड था, यहाँ इन बॉन्डेड कंडीशन। यहाँ क्या है कंडीशन? बॉन्डेड कंडीशन है। बात क्लियर हो गई? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये होती है एब्सोल्यूट अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। इसकी टेंडेंसी कैसी होती है? एब्सोल्यूट अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। एब्सोल्यूट यानी कि ये अकेला है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। जबकि यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में?
इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है रिलेटिव अट्रैक्शन टेंडेंसी। रिलेटिव हो गया नहीं हो गया इसके कंपैरिजन में, कि यहाँ का एटम डिसाइड करेगा ये एटम कितना खींचेगा। सपोज करो हमने अभी एग्जांपल लिया HCl का, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि क्लोरीन ही करेगा? हमने कोई और कंपाउंड ले लिया, ठीक है, जैसे हमने मान लिया NH3 ले लिया, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। अब कैसे पता लगाएंगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो हमें ये पता लगाना है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उससे वह खींचेगा। ठीक है, तो क्या है, रिलेटिव है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। अगर मैं नाइट्रोजन की बॉन्डेड हाइड्रोजन के अलावा किसी और कंपाउंड से कर दूं, जैसे मान लिया मैंने NCl3 बना दिया, तो अब क्या होगा, क्या नाइट्रोजन खींचेगा या क्लोरीन खींचेगा? नहीं, तब क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करती है। हम ये पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि कौन सा एटम किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव अट्रैक्शन टेंडेंसी। क्लियर हो गई ये बात? ठीक, एक और चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है। हमने पढ़ी थी, क्या यूनिट होती है? किलोजूल पर मोल। अगर हम 1 मोल एटम्स के लिए लेते हैं और अगर हम लेंगे एक एटम के लिए सिर्फ, तो हमारी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये 2 यूनिट हमारी यहाँ पे होती हैं। तो आपको क्लियर समझ में आया नहीं आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस हमें क्लियर होना जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ओनली अट्रैक्शन, नॉट एक्सेप्टेंस, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अट्रैक्शन भी है और एक्सेप्टेंस भी है। यही वजह है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन सबसे छोटा साइज का होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उससे बॉन्डेड स्टेट में है, जैसे मान लें HF की बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसे रखता नहीं है क्योंकि उसके पास तो स्पेस ही नहीं है। यही तो वजह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। क्लोरीन के पास स्पेस है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड अगर बनता है, या हम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंगल की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन का एटम जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उनको रख भी सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इफेक्ट डालते हैं? अभी हम पढ़ते आ रहे हैं सारे फैक्टर। कोवलेंट रेडियाई के हमने पढ़े, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पढ़े, आयनाइजेशन पोटेंशियल के पढ़े, इसी तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए देखते कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे फैक्टर हमारे पास पहला आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है, हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, दैट इज एटम है। अब इस एटम का साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जब एटम का साइज छोटा होगा न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। क्या होगा? एटॉमिक साइज जितना कम होगा En उतना बढ़ता जाएगा।
क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। ऐसी सेकंड जो हमारी आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे रिलेट कर सकते हैं हम इसको, जेड इफेक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, कि जितना हमारा सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा जो है, जितना चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे मान लिया अब हम चलते हैं पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट समझने के लिए आप मुझे पीरियडिक टेबल बनानी होगी। पीरियडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोलो भाई मेरे साथ बोलो, बेरिलियम, यहाँ थोड़ा सा गैप कर दें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज छोटा होता जा रहा है, हो रहा है ना छोटा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज छोटा होता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गई बात, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, जेड इफेक्टिव का चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये दोनों तो आपस में ऐसे चलते हैं कि बस समझ लो एकदम से। क्लियर हो गई बात, ये बात हमने उसमें पढ़ी थी, आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, और हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। क्या आता है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्ड करना, रक्षा करना, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, पी का, डी का एंड उससे कम एफ का। क्यों, वाई, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। पहली क्लास में क्या होता है, केवल s ऑर्बिटल होता है, दूसरी क्लास में s एंड p ऑर्बिटल होते हैं, फर्दर sp d देन sp-df बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो s ऑर्बिटल है इसका साइज सबसे छोटा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, इसलिए सबसे ज्यादा आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर पाता है, ठीक है, स्क्रीनिंग कर पाता है। जैसे मान लिया आप कोई भी गेम खेल रहे हो, बीच में आपका राजा है, उसको आपको बचाना है, तो आप क्या करोगे, चारों तरफ गोल घेरा हाथ पकड़ के बना के खड़े हो जाओगे कि भाई हम इसको बचा लेंगे। तो वो गोल घेरा जितना राजा के पास होगा उतने तो आप उसको बचा पाओगे, और उससे जितना दूर जाओगे तो उसको कैसे बचा पाओगे। जैसे मान लिया एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आप राजा कह सकते हो, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसके पास एक गोल घेरा बना लोगे खड़ा करके, ठीक है। एक गोल घेरा ये बना हुआ है, अब बताओ इसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कौन करेगा, बाहर वाला करेगा या अंदर वाला करेगा, ऑब्वियसली अंदर वाला करेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि s ऑर्बिटल की शील्डिंग सबसे ज्यादा होती है, उससे कम p की, उससे कम d की, उससे कम f की, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। s ऑर्बिटल का सबसे छोटा साइज होता है, p का उससे बड़ा, d का उससे बड़ा, f का तो कोई इतना फैला हुआ साइज होता है उसका कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी होती है, एस की, और सबसे पुअर शील्डिंग होती है एफ की, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, उतना जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ही कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात, तो शील्डिंग इफेक्ट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक, यानी कि हमारी En इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, En हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्ट, En हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बात क्लियर हो गया। अब एक चीज और आती है, और वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको मैं यहाँ समझा देती हूँ, सूर्य एक साथ रहेगा आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे
उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। एक है ऑक्सीजन माइनस, एक है -2, ठीक है। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उससे क्या होगा, पोलैरिटी बढ़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, पोलैरिटी, और जब पोलैरिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन है पोलैरिटी से। पोलैरिटी तो क्रिएट हो रही है, जैसे मान लिया HCl है, ठीक है, H और Cl ने क्या करा, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करा और उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया और उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो आ रहा है -डेल्टा + डेल्टा के स्लाइटली चार्जेस आए हैं, तो ये क्या है, इसको हम पोलैरिटी तो कहते हैं। एक पोलैरिटी डेवलप हो गई हमारी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी डेवलप होती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा EN बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट एक पॉइंट और है इसमें, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर। परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ये क्या होता है, जैसे मान लिया मैं कुछ कंपाउंड लेती हूँ ऑर्गेनिक, मीथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। अब गैसोलीन गैस होती है, एसिटिलीन गैस होती है, या मीथेन गैस होती है। इसमें कार्बन का S करेक्टर होता है 25%, इसमें कार्बन का S करेक्टर होता है 33.33%, और इसमें कार्बन पे S करेक्टर होता है 50%, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा S करेक्टर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा जो है क्या होता है, S करेक्टर बढ़ने का मतलब ये होता है S ऑर्बिटल की अधिकता, ठीक। S ऑर्बिटल की अधिकता, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होना, उसको उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। S इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन पर बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S करेक्टर। जितना S करेक्टर बढ़ेगा वो उतना पास होगा न्यूक्लियस के। जब न्यूक्लियस के पास होगा तो एट्रैक्शन S इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का बढ़ता जाएगा, और जब एट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्टिंग पावर ही तो है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये फैक्टर्स से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर इफेक्ट डालते हैं। अब हम सबको मिला लेते हैं, तभी तो याद रहेंगे। इन सबको मिला लेते हैं, क्या क्या फैक्टर बने, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, directly proportional to oxidation state, inversely proportional to shielding effect, and directly proportional to percentage of S करेक्टर। आप इसको नोट कर लें। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड के तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह चेंज होती है, अप टू डाउन जाते हैं क्या चेंज होती है, क्या एबनॉर्मलिटीज आती है,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी केमिस्ट्री पर असर डालता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिफाइन करता है कि बॉन्ड किस टाइप का बनेगा, आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, किस टाइप का होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिसाइड करती है कि कोई भी मेटल किसी भी दूसरे मेटल से या कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड की नेचर कैसी होगी। जैसे मान लिया ऑक्साइड्स बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे, एसिडिक होंगे, किस तरह होंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बड़ा चैप्टर है, ये इसके एप्लीकेशंस में आता है, इसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगी आपको। इससे आपको हर एक कंपाउंड के बेसिक पॉइंट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आप उसको बेसिकली जान पाओगे और आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस टाइप का कंपाउंड है और किस टाइप के जो है रिएक्शन करके किस तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक। तो फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रेन पढ़ेंगे इसका, ठीक। तब तक आप पढ़ते रहिए मेहनत से। ऑल द बेस्ट।